हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ अपलोड होते हैं, जिसमें हम लोग 6 अखबारों का निचोड़ देखते हैं। बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ इसमें मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी शामिल करता हूं। तो दोस्तों, देर न करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्राप्त करने के लिए। और आप हमारे डेली का पीडीएफ जो है हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें आपको बिहार करंट अफेयर्स भी मिलता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर भी। और यकीन मानिए दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपका ना एक भी बिहार करंट अफेयर्स छूटेगा, ना एक भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बिहार की किस पार्टी ने अपना विलय कांग्रेस में कर लिया है? देखिए दोस्तों, बिहार की क्षेत्रीय पार्टी जन अधिकार पार्टी, जो पप्पू यादव की पार्टी है, उसने अपना विलय दोस्तों कांग्रेस राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर लिया है। 2015 में बनी पप्पू यादव की जाप पार्टी जन अधिकार पार्टी ने अब 9 साल बाद अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके संस्थापकों में एओ ह्यूम थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य रहेंगे, दादा भाई नेरोजी और दीनसा वाचा शामिल थे। अगर पप्पू यादव की बात किया, देखिए दोस्तों, इन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई, इसके अध्यक्ष भी रहे। पप्पू यादव 1 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 पूर्णिया में हुआ है। इनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस से ही सांसद हैं। बच्चे इनके सार्थक रंजन पुत्र हैं और प्राकृति रंजन पुत्री हैं। 1990 में पहली बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता। 1991, 96, 99, 2004 और 2014 में लोकसभा का चुनाव इन्होंने जीता है। 2015 में जन अधिकार पार्टी बनाई और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा और हार गए। तो याद रखिए दोस्तों, जन अधिकार पार्टी ने अपना विलय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया है। बिहार के किस कवि आलोचक को 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023 के लिए चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। तो बिहार के जो निशांत जो कवि भी हैं, आलोचक भी हैं, उनको 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। निशांत को उनकी पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। तो 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023 निशांत को उनकी पुस्तक कविता पाठक आलोचना के लिए दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के नरगोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वुमेन्स वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पटना की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के नरगोटा में आयोजित खेलो इंडिया इंटर जोनल वुमेन्स वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के 55 केजी ग्राम वर्ग में पटना की खिलाड़ी खुशी कुमारी ने कांस्य पदक जीता है, जिसके बाद बिहार के जो भी युवा हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। और जो है बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता तथा जो बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक है रविंद्र शंकरन, उन्होंने खुशी कुमारी को बधाई दी है। तो खुशी कुमारी ने कांस्य पदक जीता है खेलो इंडिया इंटर जोनल वुमेन्स वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर बिहार का कौन सा शहर बना है? देखो दोस्तों, दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर जो है बिहार का बेगूसराय बना है। दोस्तों, बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आईक्यू एयर ने जारी की रिपोर्ट में बिहार का बेगूसराय स्विस संगठन आईक्यू एयर की ओर से जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में 118.9 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की औसत से PM 2.5 सांद्रता के साथ सबसे प्रदूषित नगर में शामिल हो गया है। तो याद रखिए, बिहार का जो बेगूसराय शहर है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, वायु प्रदूषित शहर। ठीक है, इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में यह रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? तो यूएसए के साथ। भारत और यूएसए के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन 18 से 31 मार्च 2024 के बीच किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का हार्बर फेज 18 से 25 मार्च 2024 तक निर्धारित है। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने।
उत्तर प्रदेश पुलिस अब अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 का उपयोग करेगी, जो अपराध की रोकथाम और जांच में मदद के लिए तैयार किया गया है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के साथ डीजीपी मुख्यालय में ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था। यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो मलेरिया रोग से दोस्तों। हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का संकल्प लिया है। इस डिक्लेरेशन का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कर्मियों की क्षमता का विस्तार करना और कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। याओंडे अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी है। कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो जयदीप हंसराज को। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक सिक्योरिटीज के वर्तमान एमडी और सीईओ जयदीप हंसराज को 1 अप्रैल 2024 से वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड एक भारतीय बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो शीतल देवी को। पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में नियुक्त किया है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए ईसीआई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मतदाता शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शनी क्रिकेट मैच का भी आयोजन किया है। भारतीय निर्वाचन आयुक्त जो है अभी राजीव कुमार हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों। क्या है ये? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? ये दोस्तों फिनलैंड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूरोपीय देश फिनलैंड दुनिया का सबसे अधिक खुशहाल देश है। फिनलैंड लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत पिछले साल की तरह 126वें स्थान पर बरकरार है। वहीं भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान रैंक में 108वें स्थान पर और श्रीलंका 128वें स्थान पर है। अमेरिका 23वें स्थान पर है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 20 मार्च को आयोजित किए जाने वाला ग्लोबल इवेंट है। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत 1.25 लाख स्टार्टअप के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 12 लाख युवा शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विनय कुमार को। विदेश मंत्रालय ने देश के वरिष्ठ राजनयिक विनय कुमार को रूस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है। विनय कुमार वर्तमान में म्यांमार में भारत के राजदूत के पद पर कार्यरत हैं। विनय कुमार 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। रक्षा के क्षेत्र में भारत का रूस के साथ दीर्घकालिक और व्यापक सहयोग है। भारत और रूस से सर्वाधिक हथियारों का आयात रूस ही करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, भारत सर्वाधिक हथियारों का आयात किसे करता है? रूस से ही करता है। रूस क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा देश है। मॉस्को राजधानी जो है रूस की यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। यूरोप के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और दोस्तों आज का लेटेस्ट न्यूज है कि यह दोस्तों लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो किरण रिजिजू को। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पशुपति कुमार पारस के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दोस्तों हुआ क्या कि बिहार में जो सीटें दी गई उसमें देखिए आप जानते हैं कि लोजपा 2 भाग में बंट गई है। एक लोजपा रामविलास पासवान है और एक आरएलजीपी है। तो आरएलजीपी के जो प्रमुख है वो पशुपति कुमार पारस है। लेकिन भाजपा ने क्या किया दोस्तों, जो है लोजपा रामविलास पासवान के जो प्रमुख है चिराग पासवान, उनको ही दोस्तों उन्होंने असली एलजेपी माना और उनको बिहार में 5 सीटें दी है, जबकि पशुपति कुमार पारस को 0 सीटें दी गई है। इस बात से क्षुब्ध होकर पशुपति कुमार पारस ने इस्तीफा सौंप दिया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अपने मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा है। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो उसका नाम सखी है दोस्तों। तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान क्रू की सहायता से एक मिशन को लॉन्च किया है। इसरो जो है भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो के चीफ एस सोमनाथ हैं। हाल ही में तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी किसे दी गई है, तो सीपी राधाकृष्णन को। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तमिल साई सौंदरराजन के स्थान पर तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले सौंदरराजन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वह भाजपा में शामिल हो गई थी। वह पुडुचेरी के उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। यहाँ पे गलत लिख दिया दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। 17 मार्च को व्लादिमीर पुतिन लगातार कितनी बार रूस के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, तो दोस्तों लगातार 5वीं बार वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बने हैं। 88% मतों के साथ वह पहले स्थान पर आए हैं। 17 मार्च को व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। 15 से 17 मार्च को हुई वोटिंग में पुतिन को लगभग 88% वोट मिले। उनके विरोधी निकोले खार्तिनोव को 4% वोट मिले। व्लादिस्लाव दावनको और लियोनिद स्टल्टकी तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। रूस की संसद, जिसे फेडरल असेंबली भी कहते हैं, इसके भी भारत की तरह 2 हिस्से हैं। केंद्र सरकार के स्पोक्स पर्सन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया, तो शेफाली बी शरण को। 17 मार्च को आईएएस ऑफिसर शेफाली बी शरण को केंद्र सरकार के स्पोक्स पर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है। शेफाली शरण प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल का प्रभार संभालेंगे। 2014 के बाद शेफाली बी शरण पीआईबी को हेड करने वाली पहली महिला ऑफिसर होंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। ये एजेंसी सरकारी नीतियों, कार्यक्रम और उपलब्धियों के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी प्रसारित करती है। 19 मार्च को स्विस ऑर्गेनाइजेशन आईक्यू एयर की एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में किस देश की हवा दुनिया में सबसे खराब रही है, तो दोस्तों बांग्लादेश पहले स्थान पर है जिसकी हवा खराब है। ठीक है, दूसरे स्थान की अगर बात की जाए दोस्तों, तो दुनिया का तीसरा सबसे खराब हवा वाला देश जो है भारत रहा है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा खराब हवा वाला देश है। 134 देशों की लिस्ट में सबसे खराब हवा की लिस्ट में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है। बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगर बन गया है। 2022 में प्रदूषित हवा वाले देशों की सूची में भारत 8वें स्थान पर था। दुनिया का सबसे लंबा डोसा कहां बना गया, दोस्तों खाने वाले डोसे की बात हो रही है, तो बेंगलुरु में। 16 मार्च को बेंगलुरु में एमटीआर फूड कंपनी ने लॉरमन किचन इक्विपमेंट के साथ मिलकर 123 फीट लंबा दुनिया के सबसे लंबे डोसे बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पिछला रिकॉर्ड लगभग 54 फीट का था, 2014 में बनाया गया था। तो बेंगलुरु दोस्तों कर्नाटका की राजधानी है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री अभी सिद्धरमैया हैं। कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मान के, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्रभा वर्मा को। प्रसिद्ध मलयालम कवि प्रभा वर्मा को वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। उनका उपन्यास रौद्र सात्विकम ने यह पुरस्कार जीता। यह कला और सत्ता के बीच मौजूद बारहमासी संघर्ष से संबंधित है। पुरस्कार में 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। 12 साल बाद कोई मलयालम कृति पुरस्कार जीत रही है। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान के अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या कविता के लिए वार्षिक पुरस्कार है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित इस पुरस्कार को देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो सरस्वती सम्मान 2023 से प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया है। भारतवंशी किस डॉक्टर ने आंतों के कैंसर की दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने में सफलता पाई, आंतों के कैंसर के इलाज की, तो उनका नाम दोस्तों डॉक्टर टीनो ढिल्लो है। ये ब्रिटेन में काम करते हैं। ठीक है, इन्होंने आंतों के कैंसर की दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने में सफलता पाई है डॉक्टर टीनो ढिल्लो ने। देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है, तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में भारत की सबसे बड़ी ऑयल पाम विकास कंपनियों में से एक 3F ऑयल ने
अरुणाचल प्रदेश के रोइंग में देश की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम लॉन्च किया। इस मिशन का लक्ष्य ऑयल पाम नाम की खेती करना और बढ़ाना है। 2025-26 तक कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11.20 लाख टन तक बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल यहाँ के केवल्य विक्रम परनाइक हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्रीष्मा कुठार को और रितिका चोपड़ा को। उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार का नाम स्वतंत्रता सेनानी और सामुदायिक सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों यह रहा 19 से 20 मार्च 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो दोस्तों जो भी हमारे साथ रहना चाहते हैं, हमारे वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।